गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आज हम डिस्कस करेंगे। पेपर नंबर हमारे पास फर्स्ट है। जो यूनिट है वो हमारे पास फर्स्ट चल रही थी और टॉपिक जो चलेगा आज का वो रहेगा स्टोक कर्ल थ्योरम। स्टोक कर्ल थ्योरम, ठीक है। इससे पहले हमने गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ लिया था और उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। साथ में हमने गाउस का डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन फॉर्म में हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारे पास है, पेन ले लेता हूँ एक बार। देखिए स्टोक का कर्ल प्रमेय क्या कहता है। इस प्रमेय के अनुसार किसी भी सदिश क्षेत्र के बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल की परिसीमा के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन, ठीक है ना। इस प्रमेय के अनुसार किसी भी सदिश क्षेत्र में बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल की परिसीमा के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन उस परिबद्ध क्षेत्रफल पर सदिश क्षेत्र के कर्ल के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है, ठीक है ना। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि इसके द्वारा हम किसी भी सदिश का यदि रेखा समाकलन लिया गया है तो उसको हम क्षेत्रफल समाकलन में भी बदल सकते हैं या क्षेत्रफल समाकलन को हम पृष्ठ समाकलन में भी बदल सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया और एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक पृष्ठ लिया है इस तरह से, और इस पृष्ठ को हमने अलग अलग छोटे छोटे अल्पांश में डिवाइड किया। यानी कि हमने इसको भी इधर भी काटा है और इसको इधर भी काटा है। काटने के बाद हमारे पास ये छोटे छोटे क्या आ जाएंगे, अल्पांश हो जाएंगे। हम किसी पर्टिकुलर अल्पांश की बात करते हैं, इस अल्पांश की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, जब हम किसी भी सदिश का रेखा समाकलन लेते हैं तो हम यहाँ पर पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली है इस तरह से सबकी। यदि आपने सब एक की एंटी क्लॉकवाइज ली है तो आपको सबकी ही एंटी क्लॉकवाइज लेनी है। तो आप देखिए यहाँ पर इस एलिमेंट की या इस साइड की हमारे पास जो डायरेक्शन है वो ये रहेगी और फिर इसमें ये डायरेक्शन रहती है। फिर इस तरह से एक एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। जब इसके साइड वाले को देखोगे तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर है और इसकी डायरेक्शन इसकी ओर है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पर भी देखो इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, तो ये भी कैंसिल आउट कर देंगे। इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर है और इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर इस तरफ है और इसकी इस तरफ है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि जो सेंटर में हमने जो लिया है एलिमेंट, उसके चारों सभी डायरेक्शन क्या होती है, एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार यदि हम अगले का एलिमेंट का लेंगे तो देखो इसकी डायरेक्शन इधर है हमारे पास, लेकिन इसके अंदर से एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो वो इधर रहेगी, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें इधर है, इसमें इधर होगी, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इस प्रकार देखेंगे जो अंदर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं सब की डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट होने के कारण सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन यदि आप इस वाले पथ की बात करोगे तो ये किसी से भी कैंसिल आउट नहीं होगा, ये किसी से भी कैंसिल आउट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इस प्रकार से आप देखोगे केवल इसकी बाउंड्री बचती है। यदि हम सभी एलिमेंट्स के रेखा समाकलन को ऐड किया जाए तो यहाँ पर सब अंदर वाले एलिमेंट कट जाएंगे और बाहर वाले एलिमेंट बच जाएंगे, तो इसकी एक बाउंड्री मिलती है। रेखा समाकलन के अंदर जो कंट्रोल सी है उसकी एक बाउंड्री मिलेगी और उस बाउंड्री का ही रेखा समाकलन हमें मिलता है। यानी कि हमारे पास कुछ इस तरह से, अर्थात ए डॉट डी एल ये रेखा समाकलन है इसका, कंट्रोल सी का, इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा इसलिए लगाए क्योंकि हम सबका योग करेंगे। इंटीग्रेशन ए डॉट डी एल, ए डॉट डी एल क्या है, जो हमारे पास लाइन एलिमेंट है या छोटे जो स्ट्रिप हैं, अल्पांश हैं, उनके साथ सदिश और उनकी लंबाई का अदिश गुणनफल होता है। ये हमारे पास वैल्यू है, इसको हमने दिया समीकरण नंबर 1, ठीक है। कर्ल की परिभाषा के अनुसार क्या है, कर्ल होता है कर्ल ऑफ ए इक्वल टू लिमिट डी ए टेंस टू 0, रेखा समाकलन बटे में क्षेत्रफल होता है। तो रेखा समाकलन लिखेंगे इंटीग्रेशन डी सी ए डॉट डी एल अपॉन में डी ए। तो यदि हमारे पास ये अल्पांश के लिए है तो ये अल्पांश का क्या है, क्षेत्रफल होगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इस डी ए को हमने इस तरफ भेज दिया। हमारे पास इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा ए डॉट डी एल इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए डॉट एन कैप डी ए, ये आता है।
तो यहाँ पर आप एन और डी ए की एक दूसरे के लंबत हैं, तो एन कैप डी ए हमारे पास क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि इंटीग्रेशन ए डॉट डी एल इज इक्वल टू करल डॉट डी ए हो जाएगा, करल डॉट डी ए हमारे पास आ जाएगा। और इसको दे रहे हैं समीकरण नंबर 2 दे रहे हैं, ठीक। तो हमने समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 2 का जो वैल्यू आप ऐसे देख सकते हो कि इधर हमारे पास देखिए क्या है, ये अल्पांश के साथ रेखा समान किया गया है, और इसके अंदर हमारे पास इधर भी क्या है, रेखा समान किया गया है। तो आप यहाँ पर ही वैल्यू रख देंगे ये वाली, तो आपके पास इधर तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ए डॉट डी एल, और इधर क्या मिलेगा, सिग्मा करल ऑफ ए एंड डी ए, करल ऑफ ए डी ए मिलेगा। तो आप इसको और सोल्व करेंगे तो आप लिखोगे, ये आ गया था हमारे पास, अल्पांश डीसी से परिबद्ध क्षेत्रफल डी ए का मान 0 के निकट होने के कारण इसका योग जो है वो समाकलन में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। और प्रतिस्थापित करेंगे तो ये रहेगा हमारे पास इंटीग्रेशन सी और ए डॉट डी एल इज इक्वल टू करल ऑफ ए एंड डॉट डी ए। ये हमारे पास वैल्यू मिलती है। यहाँ पर आप इसको एक बार गौर से देखेंगे तो आपके पास ये है, देखो यहाँ पर इसकी परिभाषा निकल के आती है, किसी भी सदिश का रेखा समाकलन, किसी भी सदिश का रेखा समाकलन उसके करल के, उस सदिश के करल के क्षेत्रफल समाकलन के बराबर होता है, ठीक है ना, क्षेत्रफल समाकलन के बराबर होता है। इसे हम बोलते हैं करल स्टोक्स प्रमेय। तथा इस प्रमेय के अनुसार हम किसी भी रेखा समाकलन को उसके पृष्ठ समाकलन में बदल सकते हैं, और पृष्ठ समाकलन को हम रेखा समाकलन में भी बदल सकते हैं। इस तरह से हम इसको चेंजमेंट कर सकते हैं, अलग अलग चेंज कर सकते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग चेंज कर सकते हैं। अलग अलग रेखा समाकलन को पृष्ठ समाकलन में, पृष्ठ समाकलन को रेखा समाकलन में तब्दील कर सकते हैं, किसकी सहायता से, करल स्टोक्स प्रमेय की सहायता से। तो ये हमारे पास थी करल स्टोक्स प्रमेय, और मुझे लगता है यहाँ तक आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक क्षेत्र निम्न फलन द्वारा निर्दिष्ट है, v इक्वल टू 3x² माइनस xy² प्लस z, निर्देशांक 0 0 0, निर्देशांक 1 -2 2 तथा -1 -2 -3 पर स्थित बिंदुओं पर क्षेत्र का मान याद कीजिए। क्षेत्र का क्या करना है, मान याद करना। तो आपको सिंपली केवल फील्ड निकालना है, क्षेत्र निकालना है, ठीक है ना। आपको v दे रखा है, कोई फलन दे रखा है, तो आप क्षेत्र कैसे निकालेंगे, इसका समाकलन करके। ये सिंपली हमें देखो क्षेत्र ही निकालना है, तो अपन को कुछ नहीं करना। अपन को सदिश दे रखा है v, हमें नहीं पता ये पोटेंशियल है या क्या है, तो हम इसको पोटेंशियल भी नहीं मानेंगे कि पोटेंशियल है, ठीक है ना। तो हमारे पास है 3x² z माइनस का xy² प्लस का z, ये आता है। तो आपको 0 0 0 पर इस v का मान निकालना है। तो अपन को कुछ नहीं करना, केवल x y z की जगह 0 0 0 रखना है, ठीक है ना। यानी कि आपको v 0, 0, 0 पर निकालना है। तो इसका मतलब हो गया कि आपके पास यहाँ पर x का मान भी 0 है, y का मान भी 0 है, और z का मान भी 0 है। तो आप देखो यहाँ पर x का मान 0 रखोगे तो ही 0 हो जाएगा, y का मान रखोगे तो भी 0 होएगा, और z का मान रखोगे तो भी 0। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो सदिश क्षेत्र का जो मान है v इक्वल टू 3x² z माइनस y³ है। अपन यहाँ पर गलत लिखा है, ये क्यूब है, क्यूब है ये, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या जाएगा, क्यूब आ जाएगा। वैसे क्यूब आने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही वैल्यू क्या है, 0 है, और साथ में z है प्लस। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बिंदु 0 0 0 पर, यानी कि x का मान भी 0, y का मान भी 0 और z का मान भी 0। वैल्यू रखोगे तो सारा क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। अगला हमारे पास है बिंदु 1 पर, -2 पर, +2 पर, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास है 1, y की वैल्यू है -2, और z की वैल्यू हमारे पास +2। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी v इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर है x² की वैल्यू कितनी है, x की 1 है, और इंटू z की वैल्यू अपने पास +2 है, इंटू अपने पास फॉर्मूले में माइनस, तो माइनस लिखा मैंने,
फिर हमारे पास x की वैल्यू 1 लिखी, y की वैल्यू हमारे पास -2, इसका क्यूब आ जाएगा, प्लस z की वैल्यू +2 है। कैलकुलेशन करेंगे तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, और 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा -8, और एक माइनस ये है +8 हो जाएगा, और लास्ट कितना 2, तो ये हमारे पास 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा टोटल। 8 और 2 10 और 6 16। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास है बिंदु -1, -2 और -3 पर क्षेत्र का मान कितना होगा। -1, -2 और -3 पर क्षेत्र का मान कितना होगा। तो फिर से हम वैल्यू लिखेंगे सबकी। तो हमारे पास है v = 3 किसका मान है 3, हमारे पास 3 ऐसे ही है, और x का मान -1 का स्क्वायर, और z का मान -3, फिर माइनस है, फिर हमारे पास x की वैल्यू -1, z की वैल्यू -2 का क्यूब, सॉरी y की वैल्यू, और z की वैल्यू हमारे पास -3, तो -3 रख देंगे। सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, -3 और 3 माइनस का 9 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास है माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का क्यूब 8, और ये माइनस से -8 आ जाएगा, और इधर हमारे पास -3 है तो सिंपल -3 हो जाएगा। तो तीनों ही माइनस की हैं, तो 9 और 3 12 8 20, तो माइनस का कितना आ जाएगा 20। ये हमारे पास क्या है आंसर है। एक क्वेश्चन और है, सिद्ध कीजिए कि सदिश क्षेत्र, ये सदिश क्षेत्र है, ये हमारे पास गलत लिखा गया, ये हमारे पास सदिश क्षेत्र, सदिश क्षेत्र ये आगे लिखा है ना, सदिश क्षेत्र ए, ये हमारे पास कोई भी सदिश ए है, i कैप 4x - 3x² z² j कैप i कैप के साथ में प्लस j कैप 2x² माइनस का k कैप 2x³ z है, संरक्षित क्षेत्र है। इस सदिश क्षेत्र में विभव का मान याद कीजिए। ठीक है, इस क्षेत्र में भी क्या निकालना है, विभव का मान निकालना है। तो ये हमें सदिश क्षेत्र दे रखा है, और किसी भी सदिश क्षेत्र से यदि आप पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो आप उसका ग्रेडेंट निकालेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर सॉरी कर्ल निकालेंगे। तो कर्ल कैसे निकालेंगे, सदिश हमारे पास है i कैप 4xy - 3x² z प्लस j कैप 2x² माइनस का k कैप 2x³ z। आप इसका कर्ल निकाल लीजिए। ठीक है, तो कर्ल निकालेंगे तो आएगा i कैप j कैप और k कैप। इसके नीचे लिखेंगे डेल का वैल्यू। डेल का वैल्यू क्या है, del/del x, del/del y, del/del z। डेल के अंदर क्या करना होगा अपन को, i j k के गुणांक निकाल लेंगे। तो यहाँ पर डेल की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है i कैप del/del x प्लस j कैप del/del y प्लस k कैप एंड del/del z हमारे पास वैल्यू होती है। यहाँ पर i का गुणांक, j का गुणांक और k का गुणांक जो भी है आप सिंपली यहाँ रख देंगे। इसके बाद फिर हमारे पास वेक्टर a आया है, तो a के अंदर देखो i कैप का मान कितना है, j कैप के साथ कितना है, और k कैप के साथ कितना है। तो i कैप के साथ अपने पास कितना है 4xy - 3x² z, फिर अगला आएगा 2x², फिर अगला आएगा माइनस का 2x³ z। ठीक, सोल्व करेंगे। सबसे पहले i का गुणांक निकालेंगे, तो ये हमारे पास कैंसिल, ये हमारे पास कैंसिल, तो रहेगा del/del y माइनस का 2x³ z, फिर del/del y माइनस 2x³ z आएगा, फिर माइनस करके लिखेंगे del/del z 2x², del/del z 2x²। इसी प्रकार आप y को भी सोल्व करेंगे। y के अंदर हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये गुणा होगा इसके साथ, फिर रहेगा हमारे पास del/del x। ठीक है, अब देखो अपन ने यहाँ पर प्लस लिया है, यहाँ पर क्या लिया है, प्लस लिया है, तो अपन उल्टा गुणा करेंगे इसमें। पहले इधर वाले को सोल्व करेंगे, ये सोल्व होगा, और ये हमारे पास है del/del z 4xy - 3x² z² माइनस del/del x माइनस 2x³ z, और सिमिलरली हमारे पास k कैप आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली क्या आ जाएगा, k कैप आ जाएगा। और लास्ट जो है वो हमारे पास आएगा k कैप, और k कैप के अंदर क्या रहेगा,
ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे सबसे पहले इसको साथ, तो डेल अपॉन डेल एक्स तो रहेगा हमारे पास डेल अपॉन में डेल एक्स और 2x², ठीक है, माइनस का डेल अपॉन में डेल वाई और रहेगा 4xy माइनस का 3x² और z²। अब इसको सोल्व करेंगे तो थोड़ा मैं इसको इधर ही सोल्व कर देता हूँ ताकि मेरे को भी दिक्कत नहीं है और आपको भी दिक्कत नहीं। तो आई कैप के साथ देखिएगा, आई कैप वाई यहाँ पर वाई है नहीं है, ये कितना हो जाएगा 0 हट गया। फिर यहाँ पर जेड है क्या नहीं है, तो ये भी कितना हो जाएगा 0। इसका गुणांक कितना लिखेंगे 0 लिख देंगे, ओके। फिर जे कैप पे पहुँचेगा आप, तो जे कैप के अंदर देखिए जेड है, तो यहाँ पर एक्स वाई है, जेड नहीं है, यहाँ पर जेड है हमारे पास, ठीक है ना। तो आप जेड के सापेक्ष अवकलन करिएगा, यहाँ पर लिखेगा माइनस का जे कैप आ जाएगा और ये रहेगा 3x² और ये 2z यानी कि 6x²z आएगा, 6x² और z हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद देखिएगा माइनस का डेल अपॉन डेल एक्स और x के सापेक्ष करेंगे तो ये हमारे पास एक माइनस ये है और एक माइनस ये है, ये हमारे पास हो जाएगा प्लस। तो अपन लिखेंगे जे कैप के अंदर ये है ना, प्लस आएगा और साथ में अपन इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो आएगा 6x²z, तो ये आएगा हमारे पास, ये तो माइनस का है और माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस बचेगा 6x² और z फिर आ जाएगा और प्लस हमारे पास k कैप है। तो k कैप के अंदर देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो x² का करेंगे कितना आएगा 4x आएगा प्लस का 4x और यहाँ पर देखिएगा y के सापेक्ष करना है, y के सापेक्ष तो यहाँ पर y है यहाँ पर है ही नहीं, तो ये हट जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो y के सापेक्ष y का 1 और बचे कितना 4x माइनस का बचेगा, तो आप लिखोगे 4 और x लिखोगे, ठीक है। अब इसको और सोल्व करोगे तो आई कैप हट जाएगा और जो जे कैप है माइनस के साथ उसके साथ गुणांक आएगा, ये वैल्यू बराबर है और माइनस के बीच में है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुल मिला के प्लस का k कैप और 0, तो हम कह सकते हैं कि डेल क्रॉस ए की जो वैल्यू है वो 0 आ रही है। और जब भी हमारे पास किसी भी सदिश की कर्ल की वैल्यू, यदि हमारे पास किसी भी सदिश के कर्ल की वैल्यू यदि 0 आती है तो इसका मतलब है कि वो जो सदिश है वो संरक्षी क्षेत्र से संबंधित है, या वो क्षेत्र जो है वो हमारे पास क्या है संरक्षी क्षेत्र, ठीक है। ये हमारे पास आंसर रहेगा। अगला देखिए, यदि किसी सदिश क्षेत्र के लिए E बराबर आई कैप x माइनस 2y प्लस az प्लस जे कैप bx प्लस 3y प्लस z प्लस k कैप 5x प्लस cy माइनस का z विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करता है, तो a b c का मान याद कीजिए। अब देखो यहाँ पर हमें पर्टिकुलर कोई क्षेत्र दे रखा है, वो कौन सा दे रखा है विद्युत क्षेत्र, और हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र जो है वो संरक्षित क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र एक संरक्षित क्षेत्र है और यदि ये संरक्षित क्षेत्र है तो हम इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि डेल क्रॉस जो E है उसकी वैल्यू आपके पास 0 आनी चाहिए। तो सिंपली आप डेल क्रॉस E की वैल्यू निकाल लीजिए, तो हमारे पास डेल क्रॉस E की जो वैल्यू आएगी वो इस तरह से निकालेंगे। देखो हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र का कर्ल सदैव शून्य होता है क्योंकि वो संरक्षित क्षेत्र है। तो डेल क्रॉस E की वैल्यू कितना जाएगी 0 हो जाएगी। आप पहले डेल की वैल्यू लिख दीजिए, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। फिर आप E के गुणांकों को लिख दीजिए, x माइनस 2y प्लस az, bx प्लस 3y प्लस z, 5x प्लस cy माइनस का 2z। अब इसका सिंपल आप कर्ल निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ पर कर्ल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले i का गुणांक निकालेंगे, तो i के गुणांक में हम इसका अवकलन करेंगे, तो हमने सीधे ही अवकलन कर दिया। i कैप इस यहाँ पर y नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर y है तो बचेगा c, तो हमने लिख दिया c, ठीक है। और इसका भी कितना हो जाएगा 0। फिर माइनस का आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो z के सापेक्ष अवकलन करना है, तो z के सापेक्ष ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर कितना बचेगा 1, तो माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया c माइनस 1 प्लस जे कैप। फिर यहाँ पर जे कैप का गुणांक करेंगे तो हमारे पास आएगा a माइनस का 5z और फिर k के साथ करेंगे तो b प्लस का 2 बराबर 0 आ रहा है। आप देखिएगा
यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आई है वो मैं इधर लिख देता हूँ, आई कैप C माइनस 1। तो यहाँ पर हमारे पास आया है कि ई डेल क्रॉस ई की जो वैल्यू आ रही है 0 आ रही है, और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, आई कैप आ रहा है C माइनस का 1 प्लस जे कैप आ रहा है हमारे पास A माइनस का 5, A माइनस का 5 प्लस जो K कैप आ रहा है वो आ रहा है B प्लस का 2, B प्लस का 2। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे जब 0 है इसको हम शून्य वेक्टर लिख सकते हैं, यानी कि 0 आई कैप प्लस जे कैप 0 प्लस K कैप 0, ऐसा लिख सकते हैं। और जब आप इनके गुणांकों की तुलना करोगे तो सबके गुणांक 0 हो जाएंगे, यानी C माइनस 1 भी 0 हो जाएगा, A माइनस 5 भी 0 हो जाएगा, और B प्लस 2 भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से तो हमारे पास आ जाएगा C बराबर 1, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा A बराबर 5, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा B बराबर -2। ये गुणांक यदि A B C के ये मान यदि आप विद्युत क्षेत्र में रखते हो तो विद्युत क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र हो जाएगा, और उसमें आप A B का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड डे।